पहले उसे ग्रहों के फल कैसे मिलते हैं, हमें यही जानना होता है कि ग्रहों के रिजल्ट मिलने कैसे हैं, अच्छे बुरे बहुत सारे नियम। ठीक है, तो ग्रह आपस में, ग्रहों के दो पार्ट कर दिए गए, एक है देवता और दूसरे हैं राक्षस। देवता सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल। मंगल भी मेलेफिक है पर राक्षस में नहीं आता है। ठीक है, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक साइड पर है, और सूर्य, चंद्र, गुरु और सॉरी मंगल एक साइड पे। बुध न्यूट्रल है। बुध क्यों न्यूट्रल है? जैसी संगत वैसा उसका स्वभाव। ठीक है, पापी के साथ तो पापी और शुभ के साथ शुभ, क्योंकि बच्चा है युवराज। मैंने क्या बोला? बुद्धि युवराज। आप बच्चे को जैसी संगत दोगे बच्चा वैसा आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इनसे ही इनकी फ्रेंडशिप और एनिमिटी निकलती है, नैसर्गिक मतलब जो नेचुरल है। ठीक है, हमेशा उसको प्रयोग कैसे करना है कि वो एनिमिटी साइन में आ गया तो ऐसा नहीं है। जब प्रिडिक्शन करते हैं तो ये सब याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम ज्योतिष करते हैं ना, तो पीड़ा, किसी ग्रह को कितनी पीड़ा मिली है उसके पॉइंट काउंट होते हैं। पॉइंट मतलब सिंपल सी बात है कि पीड़ा ज्यादा है तो दिक्कत ज्यादा है, पीड़ा एक है तो दिक्कत कम है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो जैसे अब सीधा आप ये देखें, अरे ये तो पाप, ये तो शत्रु राशि में आ गया, ये नीच में आ गया, ये वक्री हो गया, ये अस्त हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट पहली क्लास में क्लियर करने जरूरी है, ताकि आप आने वाली क्लास में इनको ऐसे ही नहीं लगाए। ठीक है, तो पहला जो क्लास मैं बता रही हूँ कि मित्र शत्रु, नेचुरल फ्रेंडशिप, ग्रहों की नेचुरल फ्रेंडशिप होती है। ये एक सिंपल सी टेबल है जिसको हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं तो जस्ट वन पॉइंट कि मून का वीनस मार्स की राशि में आना। मून तो वैसे भी किसी को शत्रु नहीं मानता। न्यूट्रल मतलब सम, ना आपको दुख देगा ना आपको शुभ देगा। मतलब न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो आपको तंग करेगा ना ही आपको कोई शुभ। ठीक है, चल रहा है काम। ठीक है, मरकरी सिर्फ मून को एनिमिटी मानता है। तो एक सिंपल सा है, जब जुपिटर कभी भी वीनस के साइन में आता है या बुध के साइन में आता है तो उसका एक पीड़ा का एक पॉइंट जुट जाता है, बस पीड़ा हो गई उसको। क्यों? कंफर्टेबल जोन नहीं है ना उसके लिए। जो एनिमिटी साइन है, अगर हम, एक मैं हूं, आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ मेरे ऑफिस में, अगर मैं ऑफिस में पढ़ाती हूँ बहुत कंफर्टेबल होकर पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझे कह दो कि उधर दूसरे रूम में जाके पढ़ाओ, वो मेरा एरिया नहीं है, तो मैं थोड़ी डिस्कम्फर्ट होंगी। मुझे बोलो ट्रेन में पढ़ाओ या ट्रेवल में पढ़ाओ, उतना डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, सेम विद ग्रह। ग्रह जब शुभ भाव में आते हैं, मित्र भाव में आते हैं, स्वय राशि में आते हैं, स्वय राशि मतलब उनकी खुद की राशि, स्वय राशि में आते हैं या उच्च की राशि में आते हैं, तो खुश होते हैं और अपना रिजल्ट वैसे ही देते हैं। ठीक है, वो भी शुभता का एक पॉइंट है। उच्च का हो गया तो मतलब हमेशा वो, यही नहीं है कि हमेशा वाओ बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देगा, सिर्फ शुभता का एक पॉइंट है। और अगर वो शत्रु राशि में आता है, नीच राशि में आता है या अस्त आता है, तो वो भी एक पीड़ा का पॉइंट है। ठीक है, उसको हमेशा ये नहीं बोलना कि मेरा तो पंचमेश अस्त है तो मुझे ये, मेरा तो नीच का हो गया तो क्या होगा, मेरा तो वो हो गया तो क्या होगा। क्योंकि जैसे आप स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंस इनका नहीं होता जितना बना दिया गया है। रीजन नेगेटिव। आप ये सारे नियम लघु पराशरी बुक में दिए हुए हैं, जो उसके 42 श्लोक है। कभी उनको, ये सारे छोटे छोटे नियम उसमें इस तरह से कोडिट समझा रखे हैं, अगर हम समझना चाहें। ठीक है, तो उसके बाद नियम, अब मित्र शत्रु आपने देख लिया। तो अगर कोई ग्रह है, मान लीजिए शुक्र है, ठीक है, शुक्र है तो शुक्र की जिस भी ग्रह से बनती नहीं है, वो उसकी राशि में, जब जैसे मंगल की राशि में चला गया, जैसे बुध, बुध को मंगल, बुध और मंगल की बिल्कुल नहीं बनती, ये आप सबको पता है। मेष लगन के लिए बुध की राशियां अच्छी नहीं है, और मिथुन और के लिए वो राशियां अच्छी नहीं। तो बुध अगर 1 नंबर, मेष मंगल की राशियां क्या है? 1 नंबर, 8 नंबर। बुध की राशियां 3 नंबर, 6 नंबर। तो अगर बुध 1 नंबर, 8 नंबर में जाता है तो हम बोलते हैं बुध को अच्छी जगह नहीं मिली है अपने रिजल्ट। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, वेन्स का कारक है, स्किन का कारक है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? सिंपल, एक नेगेटिव पॉइंट उसमें ऐड हो गया है, वो शत्रु राशि के अंदर आ गया है। सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वो फल मिलेंगे ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप मुझे खुद देखिए, 12 भाव हैं, एक दो एक्सेप्शनल केस छोड़ के हमें 12 भाव की चीजें तो मिली होती ना अपने जीवन के अंदर। ऐसा तो नहीं है, फादर मदर, पैसे, धन, स्वास्थ्य,
सब सिबलिंग्स, घर, गाड़ी, बच्चे, शत्रु, ऋण, सब मिला होता है हमें अपने जीवन के अंदर। तो अगर ऐसे हम सोचने लग जाए कि बुध छठे भाव तो कुछ मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ ये एक उसकी पीड़ा पीड़ा मतलब सिंपल सी बात है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आपको थप्पड़ कितना जोर से पड़ रहा है और कितना धीरे पड़ रहा है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड, मारने वाले की। सेम किसी ग्रह की पीड़ा कितनी है और कितनी कम है, वो पॉइंट्स जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उसके स्ट्रेंथ पे और उसकी पीड़ा पर डिपेंड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि शत्रु देखते अरे मेरा तो पंचमेश शत्रु में कुछ नहीं है। इस भ्रम को थोड़ा सा नीचे, कुछ दिन के लिए इन चीजों को जो हम बहुत बढ़ा दे, क्योंकि पढ़ाना सबको सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन ये नहीं बताना है कि प्रेडिक्शन निकालना कैसे। ठीक है, तो हमको ये करना है कि ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, हम किसी की ये देखते हैं कि भाई शादी कैसी, सिंपल से सप्तम सप्तम भाव और वीनस, तीन चीज देखेंगे। सेवंथ हाउस का स्वामी सप्तमेश और वीनस। ठीक है, जितना सप्तमेश को पीड़ा होगी उतनी दिक्कत। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी शत्रु राशि शनि राहु केतु के साथ में बैठा है, सप्तम भाव में भी कोई ऐसा ही एफ्लिक्शन है, वीनस के साथ में भी कोई ऐसा एफ्लिक्शन है, तो तीनों खराब हुए तो दिक्कत है। मान लीजिए दो खराब होता है तो चलो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मान लीजिए एक खराब होता है तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड हो रहा है ना, है ना। सेम विद ग्रह, ग्रह 6 8 12 में बैठ गया खराब नहीं होता, लग्नेश का छठे में बैठना, लग्नेश का खराब होना दो ही चीज है, हेल्थ या संघर्ष। या तो जीवन में हेल्थ खराब करेगा, जीवन में संघर्ष देगा। ये नहीं है कि मेरा तो छठे में बैठ गया अरे ये हो गया, मेरा तो 8वें में बैठ गया। स्वय राशि का ग्रह कहीं भी बैठा हो बढ़िया है। ठीक है, तो इस चीज को जो ये आज की क्लास इसीलिए है कि हम लोग, क्योंकि मैं आगे करवाते जाऊंगी और हम इन्हीं डाउट्स में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि जब हम प्रिडिक्शन पे जाते हैं, मैं बहुत सिंपल, आप दशा पढ़ते हैं, आप महादशा अंतरदशा पढ़ते हैं, आप दशा पढ़ते हैं, महादशा अंतरदशा का आपस में क्या संबंध बन रहा है और कैसे उनकी प्लेसमेंट है, यही तो देखते हैं हम, यही चीज देखते हैं। वहां कहाँ हम ये देखते हैं कि हाँ चलो वो बढ़िया कंफर्टेबल जोन में बैठा है तो थोड़ा बढ़िया फल देगा, और कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो थोड़े से नेगेटिव। क्या हम हर वक्त जो भी, प्लीज म्यूट नहीं है, अपने आप को म्यूट करें क्योंकि ये मेरे को डिस्टर्बेंस देता है। हाँ, तो ये दिक्कत वो देता है। ठीक है, तो ये समझना। ठीक है, अब क्या होता है, उच्च नीच क्या होता है उसको समझिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, अस्त क्या होता है, सबसे पहले आता है कंबशन। कंबशन ये पीपीटी में सब लिखा हुआ है, आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप उसको अपना नोट्स बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। अस्त क्या होता है, सूर्य के पास में जो भी ग्रह आता है, डिपेंड्स ऑन डिग्री, 10 से 12, किसी की 9, किसी की 8 13, ये डिपेंड डिग्री पर है। राहु केतु पे ये अप्लाई नहीं होता है, सूर्य खुद उनको अस्त करता है तो सूर्य पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ग्रह सूर्य के पास आता है नजदीक, 12 डिग्री 10 डिग्री, अलग अलग ग्रह की अलग अलग है। ठीक है, तो बोलते हैं कि वो ग्रह सूर्य की अंडर आ गया तो अस्त हो गया, कंबशन आ गया। कंबशन का मतलब क्या होता है कि ग्रह क्या सूर्य के नीचे आ गया। आप जब फादर के नीचे काम करते हो, आप कैसे काम करते हो, आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हो जब तक आप फादर के अंडर हो। क्या आपको अपनी मर्जी का काम करने दिया जाता है? तो जो क्या फ्रस्ट्रेशन होती है अपना करने की, बस वही अर्थ ग्रह। ठीक है, इसको समझना कैसे है? अस्त के कारक तत्व क्या होते हैं, जैसे वीनस, वीनस क्या है, वीनस शादी का कारक है, वीनस आपके फेस के ग्लो का कारक है, जिनका भी फेस का ग्लो आपको दिखता है ना, शाइन है, भाई वीनस बढ़िया है या लगन से संबंध बना रहा है। ठीक है, तो वीनस ग्लो का कारक है, शादी का कारक है, लग्जरी का कारक है, ब्रांड का कारक है, व्हीकल का कारक है, कपड़ों का कारक है। ठीक है, अगर किसी का अस्त है तो क्या हो गया, वीनस के कारक तत्व फादर के अंडर आ गए, तो ये चीजें हैं पर उनका यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब वो दिखा नहीं पा रहा है, मतलब गाड़ी है तो गाड़ी चला नहीं पा रहा है, क्यों, ये फादर के प्रेशर में उसको उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे। इतना ही अस्त का इफेक्ट आता है। और ज्यादा क्लोजली जब आ जाते हैं ना, 5 सूर्य से 5 डिग्री के अंदर, 4 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंस उन ग्रहों में, तो थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आपको दिखता है।
5 से ऊपर आपको थोड़ा कम रिजल्ट दिखता है, इतना ही अस्त है। और मैंने पिछले 4 साल में कभी भी अस्त देखा नहीं है, कौन सा ग्रह अस्त है या नहीं। ठीक है, तो उसको इतना बड़ा मत बनाइए, जो बड़ा बनाना उसको है कि हमें क्लाइंट की कुंडली कैसे खोलनी है। ठीक है, अस्त तो का मतलब, हाँ जी जैसे कि विनीत ये जी। होगा कि जितने क्लोज आ जाएगा वो सन के, हाँ। हम्म। तो यानी कि वो अपनी इनहेरेंट क्वालिटी लूज कर जाएगा। हम्म। अपनी बस वो मतलब वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाता उसको, क्यों? क्योंकि फादर के अंडर काम कर रहा है, सूर्य की गर्मी के अंदर है। ठीक है, उस स्ट्रोंगली उसको डिलीवर नहीं कर पाता है। पर ऐसा कभी भी नहीं होता। अब मुझे यहाँ कितने, ममता जी मैं आपको 2 मिनट में लेती हूँ, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ लिख के नहीं बैठती तो फ्लो ब्रेक हो जाता है ना। कोशिश करिए, मेरा हमेशा रहता है आधा घंटा लास्ट का आप लोगों की डाउट सेशन ही रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बहुत सिंपल सा, हाँ, मैं बता रही थी कि अस्त, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, आपके पास चार्ट होंगे। ठीक है, अगर कोई ग्रह अस्त होता है, आप देख के ऐसा है कि उनकी शादी नहीं हुआ या उनके पास गाड़ी नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना। फिर क्यों उसको इतना बड़ा करना है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कभी भी अस्त का मतलब है एफ्लिक्शन, ग्रह, अभी पीड़ा मैं बताऊंगी। ग्रह अफ्लिक्शन में एक पॉइंट ऐड कर दिया आपने कि ग्रहों को पीड़ा मिल गई है सूर्य के पास आने की वजह से, बस। जब आप देखते हैं ना, फिफ्थ हाउस का स्वामी कितना पीड़ा के अंदर है, अच्छा वो अस्त है, +1, शत्रु राशि में है +2। फिर हम देखते हैं कि उसका पीड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो कितना किस तरफ से जा रहा है। सिर्फ ये कि मैम मेरा तो शुक्र अस्त है, मेरा खुद का शुक्र अस्त है, मैं आपके सामने बैठी, मेरा खुद का शुक्र अस्त है, लेकिन हम क्या ये बोल सकते हैं कि वो कुछ दे नहीं रहा है? ठीक है, तो इस चीज को समझिए। जब वो 5 डिग्री के नजदीक आता है, तब कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा उसने दिक्कत दे दिया है। लेकिन अगर अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं और आपको अस्त का साइन आए, तो सीधा मत मानिए, जब तक आपको ये नहीं दिखे कि 5 से क्लोज आ रहा है तो थोड़ा सा वो पीड़ा में ज्यादा आ रहा है, 5 के बाहर तो मैंने ज्यादा पीड़ा देखी भी नहीं है। ये एक अस्त का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा वक्री। बहुत डाउट है लोगों की, बहुत। ठीक है, तो वक्री का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। वक्री का मतलब सूर्य यहाँ है सेंटर में, और कोई ग्रह एक लिमिटेड दूरी से जब उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहा है। एक ये सिंपल सा साइंस समझाने का तरीका है, वैसे कोई ग्रह वक्री होता नहीं है। जैसे 2 ट्रेन साथ में चल रही है, अगर हमारी ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी जा रही है, हमें लगता है पीछे की तरफ वो चल रही है, सेम इतना सा। अब वक्री बनता कैसे है? वक्री की भी डिग्री है। कुछ डिग्री के बाद जब ग्रह सूर्य से दूर हो जाते हैं तो वक्र, हमें लगता है कि उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, शुक्र और बुध की 27 डिग्री है, मंगल की 90 डिग्री है कि 90 डिग्री दूर हो जाएगा तो वक्री होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बुध और गुरु की, सॉरी, शनि और गुरु की 120 है, 5 घर दूर, 4 घर दूर, है ना? ठीक है, ये है। राहु केतु तो वक्री होते नहीं है, सूर्य से सब वक्री होते, चंद्रमा वक्री होता नहीं है, बचे 5 ग्रह। राहु केतु तो ऑलवेज वक्री, वो वक्री ही चलते हैं। चंद्रमा वक्री होते नहीं है, क्योंकि, और राहु 3 ये हो गए, सूर्य खुद हो गए, तो 4 ग्रह तो निकल गए, बचे 5। ठीक है, मंगल 90 डिग्री पर, गुरु और शनि 120 डिग्री पर, और बुध शुक्र 27-28 डिग्री पर वक्री होने शुरू होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्लोज आते हैं उनका वो बढ़ता है। तो कभी भी देखेंगे आप शनि वक्री हो रहे हैं तो सूर्य से इतनी दूर होंगे, 5 घर दूर होने के बाद ही वक्री होंगे, 5 राशि डिफरेंस होगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, इसलिए आजकल नवंबर दिसंबर में क्यों हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब वो 10 नंबर में थे, मतलब जनवरी फरवरी क्यों होते कि 10 नंबर में थे, और जब वो मार्च अप्रैल में सूर्य हमारे 4 में आते हैं या 5 में आते हैं, तो वो 5 डिग्री का डिफरेंस होता है जुलाई वगैरह में, जुलाई अगस्त में, तब उनका डिफरेंस 5 राशियों का डिफरेंस होता है, तब वो वक्री होते हैं। ठीक है, अब वक्री, अब पहले तो अस्त था कि हम फादर के अंडर काम कर रहे हैं, वक्री या फादर से जब बच्चे दूर चले जाते हैं तब वह कैसा काम करते हैं? तब ग्रहों का बढ़ता है चेष्टा बल। चेष्टा मतलब जिद्दी, स्ट्रेंथ देखते हैं ना हम षटबला में, तो ग्रहों का बढ़ता है चेष्टा बल। चेष्टा का मतलब होता है जिद्दी, मैं अपना काम करके मानूंगा चाहे कुछ भी कर लूं। बच्चा जब फादर के
एक अंदर नहीं होता है, उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है, कहीं भेज दिया, तो बच्चा कैसे काम करता है? सेम विद वक्री प्लेनेट। ठीक है, भूख, चीज की भूख होना, देखो अस्त होता है तो उस तरह से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कुछ कार्य तत्व में कमी आ जाती है। दूर होता है तो उसको सब कुछ चाहिए, जैसे किसी का जुपिटर वक्री, आप यहाँ मैक्सिमम लोगों के जुपिटर वक्री है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में आपके जुपिटर वक्री है, ठीक है। तो जुपिटर अगर वक्री है किसी का, साइन ये लिखा हुआ आता है, तो ज्ञान की इतनी भूख है ना जो खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों? जुपिटर किस काय का कारक है? विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है, ठीक है। दो ही गुण आएंगे, एक गुण आएगा कि ये भी ज्ञान ले लूं, मैं ये भी ज्ञान ले लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, इस बारे में नॉलेज ले लूं, उस बारे में नॉलेज ले लूं, लेकिन उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि नॉलेज वक्री है ना, तो गाइडेंस नहीं मिल रहा ना फादर का। करना सब कुछ है मुझे, क्या करना है? जो उस ग्रह का कारक तत्व है उसको, उसके मतलब कारक तत्व से काम करेगा ना। शुक्र, ठीक है, शनि है, शनि किसी का वक्री है, शनि काय का कारक? कर्म का कारक, कर्मा। ये सारा मैंने पीपीटी में सब लिखा हुआ है, एवरीथिंग क्या आएंगे जल्द सब लिखा हुआ है। तो शनि कर्मा कारक, कर्म, ठीक है। तो जब कर्म किसी को का, तो मेहनत का भी कारक है शनि, तो बहुत काम करने वाले, वो बहुत मेहनत करने वाले, बहुत वर्कहोलिक हो जाते हैं, बहुत स्लो स्लो, शनि 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 चिराए, तो शनि धीरे धीरे, आप जो लोग देखते होंगे ना शनि रेट्रो है जो धीरे धीरे काम करते होंगे, बहुत स्लोली, आराम से सामान रखा, आराम से सब्जी काटा, आराम से वो किया, सैटर्न रेट्रो। क्यों? क्योंकि शनि जिद्दी हो गया ना, मैं तो और आराम से करूंगा, पूरी मेहनत से, पूरे परफेक्शन से करूंगा, कैसे सजा के सामान रखूं। शनि वक्री, क्योंकि शनि न्याय के कारक है, परफेक्शन के कारक बनते हैं। जैसे बुध अगर किसी का वक्री होता है, वही बुद्धि बहुत चलानी है, बहुत बुद्धि है ना, बहुत चलानी है, बहुत काम करना है, बहुत सब कुछ करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, बुक्स है, ये पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको कैसे फ्लो में एक लाइन में लेकर आऊं। तो ये वक्री का सिर्फ इतना ही है, ठीक है। जब गोचर में हम वक्री का कुछ देखते हैं तो एक ये देखते हैं कि पीछे वाले घर का फल दे रहा है, या बुक्स में लिखा गया ऑपोजिट फल दे रहा है, बहुत रेयर चांस में ये अप्लाई होता है। उसका रीजन आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर आप लोगों की कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, वो कब वक्री हुआ? सुबह वक्री हुआ जिस दिन पैदा हुए, कि 4 दिन पहले वक्री हुआ, कि 2 महीने पहले वक्री हुआ? नहीं बता सकता कोई भी। तो आप फिर कैसे एक वक्री की एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो आप सब वक्री को एक ही तरह से? वक्र का स्ट्रेंथ कितना है? क्या पता आप में से किसी का बर्थ हो सुबह ही वो वक्री हुआ हो, या आपका बर्थ शाम को मार्गी हो रहा हो, ये किसको पता? तो जो चीजें इंपॉर्टेंस देने की नहीं है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई है, इसलिए कोई प्रिडिक्शन हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। जब मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाती हूँ ना ऑफलाइन क्लास में, मैं कभी भी कुंडली वहां पे वक्री लिखती नहीं हूँ, ग्रह वक्री बताती नहीं हूँ मैं स्टूडेंट को, ग्रह वक्री है। कंप्यूटर में तो दिख जाता है, वो साइन आता है, ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगी तो मेरी मर्जी है ना कि मैं बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने आज तक कभी वक्री लिखा ही नहीं मैक्सिमम टाइम। उसका रीजन ये है कि टूल्स कम करने जरूरी है फोकस होने के लिए। ज्ञान, ज्यादा ज्ञान लेना जरूरी है या एक ज्ञान पे लगे रहना जरूरी है? मैं कथक भी कर लूं, मैं सिंगिंग भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो वाली बुक भी कर लूं, मैं क्या हो पाएगा? सेम विद एस्ट्रोलॉजी, कि मैं इतना सब कुछ कर लूं और लेकिन प्रिडिक्शन के टाइम पे सारे पॉइंट लगा लूं। क्यों? अब प्राशर ऋषि ने अगर एक ही नियम सब पे लगना था तो फिर इतनी बुक में इतने रूल क्यों लिखे? सबकी कुंडलियां अलग है, सब पे अलग चीजें लगती हैं, एक ही नियम सब पे नहीं लगते हैं। उन्होंने अष्टक वर्गा भी दिया, उन्होंने हमें विंशोत्तरी महादशा भी दी, काल चक्र भी दिया, उन्होंने सब कुछ दिया ना, उन्होंने दिया, प्राशर ऋषि ने दिया। तो हमेशा अरे मैडम ये तो मेरे नियम नहीं लगा, हर एक की कुंडली एक्सेप्शनल है, अलग है, डिफरेंट है, सबके नियम लगते हैं, लेकिन जो हम यहाँ करने जा रहे हैं वो 80 से 90% जगहों पर नियम लग जाते हैं, ठीक है। वक्री सब, हाँ जी। आप अमरुद जी है ना शायद आपका 1+, आप प्लीज नाम चेंज करिए। आपका हैंड रेज है, बोलिए। मेरा में दो सवाल था अभी का रिसेंट। एक तो आपने अस्त और नीच के बारे में बताया, अस्त ग्रह के बारे में बताया, और वक्री, हाँ। और वक्री पे के बारे में। तो अस्त और नीच ग्रह दोनों के इफेक्ट एक ही आते हैं रिजल्ट?
क्या अलग अलग आते हैं? क्या दोनों सेम थोड़ा क्राइटेरिया में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अभी मैं करवाऊंगी, एक बार कंप्लीट होने दीजिए, अभी नीच और उच्च भी मेरा आज का ही टॉपिक है, फिर कंप्लीट होने और दीजिए, ये फिर जो आपको समझ। वक्री, फिर आपने कहा कि वक्री कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है, तो नॉट फिर एवरी अगर टाइम। चलित कुंडली में मैं देख सकते हो उसको वक्री? मैं चलित नहीं देखती, अगर मेरे कोर्स में आए हो ओके, तो मैं चलित नहीं देखती। ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखिएगा, एक सेकंड। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला, आप टूल्स कितने भी ले लीजिए, आप अभी आपको जो भी मैं करवा रही हूँ, हम जब करते हैं तो एक टाइम पे किताबों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, कोई वक्री गलत नहीं है, अस्त गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इतने टूल से प्रिडिक्शन निकल पाता है? बस रीजन यही है कि मैंने ये टूल्स कम क्यों कर दिए, ताकि हम एक चीज पे फोकस हो पाए कि जब तक आया क्यों है हमारे पास और हमें कैसे सॉल्यूशन देना है। बस मेरा एक ही, इसलिए मैं ये सब पॉइंट्स नहीं देखती, बस यही रीजन है। और जितना सरल, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जितने सरल होके, जितने अपने सत्व का, अपने ओरा का निर्मल होके और ईमानदार होके ज्योतिष करते हैं ना, तो आपका प्रिडिक्शन टू द पॉइंट और आपके उपाय टू द पॉइंट लगते हैं। आप में थोड़ा सा भी डाउट है ना, और सामने वाले क्लाइंट में भी थोड़ा सा डाउट है ना, वो उपाय नहीं लगेंगे भाई, ये क्लियर है। अपने आप को क्लियर रखिए, सत्व अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, ओरा अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, वो मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी कैसे करना है। ओरा अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, और अपने इस प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और सब चलता है, लेकिन ज्योतिष में बिल्कुल भी डाउट नहीं चलता, ये सब नहीं चलता, ठीक है। तो अगर हम ये रखते हैं, गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कोर्स लेती हूँ कि प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चलित कुंडली, रीजनल चार्ट, ये सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप पहले अपना एक बेसिक तरीका बनाइए, उसके बाद इन पे रिसर्च करिए कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये कैसे, और फिर रिसर्च में आपको लगे कि मैंने कुछ, हाँ मुझे लग रहा है कि इस तरह से काम करते हैं, तो फिर इसको ऐड करिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन पहले अपना एक बेसिक तरीका तो बनाइए प्रिडिक्शन करने का, ठीक है। वक्री, वक्र, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यूज नहीं करना है। वक्री का फल मैंने बोला ना, या तो अपने पीछे वाले घर का फल देता है या उल्टा फल देता है, दो तरीके हैं। सैटर्न रेट्रो किसी के थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, वृत्त प्राशर होरा शास्त्र कहता है कि सैटर्न थर्ड हाउस में है तो आपसे छोटी सिस्टर होगी, सिबलिंग में आपसे छोटी सिबलिंग सिस्टर होगी, सैटर्न थर्ड हाउस। जिसका सैटर्न रेट्रो बैठा है वहां पर, तो सिबलिंग, छोटी सिबलिंग मतलब फीमेल नहीं होती, मेल हो जाता है कईयों के, आपने देखा होगा ये चार्ट। तो कई बार वो उल्टा फल देता है, लेकिन हर बार ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि वक्र का आपको पता नहीं है वक्र कितना है, कल कहीं सुबह हुआ है या शाम को हुआ है, हर बार ये नियम नहीं लगेगा। अगर ये हर बार नहीं है तो हम फिर खुद ही कंफ्यूज होंगे ना, है ना। इसलिए ये नियम है, सैटर्न थर्ड हाउस आपके से छोटी फीमेल होगी, ठीक है, और अगर वक्र है तो मेल होगी, लेकिन नहीं लगता बहुत बार वक्र के टाइम पे, ठीक है। इसलिए चलिए, अब इसके बाद वक्री हो गया, अस्त हो गया, अब उच्च नीच को समझ लेते हैं। ग्रह उच्च कहाँ होते हैं? ये मैं सबको पता है, फिर भी मैं एक बार पीपीटी शो कर देती हूँ आपको। इशू आ रहा है, चलिए मैं एक सेकेंड, चलिए ग्रह वक्र कब होते हैं, सबसे पहली बात है, सॉरी, उच्च और नीच कहाँ पर होते हैं? तो सूर्य 1 नंबर में उच्च के होते हैं, मेष में, चंद्रमा 2 नंबर, वृष में, ये सबको पता है, ठीक है। बुध 6 नंबर में होते हैं, गुरु 4 नंबर, कर्क में होते हैं, उनके ऑपोजिट मंगल 10 में, और वही नीच के ऑपोजिट। 1 और 7 का ऑपोजिट है सैटर्न और सूर्य का, एक में सूर्य उच्च के होते हैं तो एक में शनि, मेष में शनि नीच के होते हैं। सेम उल्टा 7 में, अगर तुला में शनि उच्च के होते हैं तो सूर्य नीच के होते हैं। ये सेम 4 और 10, गुरु 4 में उच्च के होते हैं तो मंगल 4 में नीच के होते हैं। गुरु 10 कैप्रिकॉन में नीच के होते हैं तो मंगल वहां पर उच्च के होते हैं। सेम 6 और 12,
बुध 6 में उच्च के होते हैं, 12 में नीच के होते हैं, वीनस 12 में उच्च के होते हैं पाइसिस में, और कन्या में नीच के होते हैं। 2 नंबर में आपके चंद्रमा उच्च के होते हैं। राहु केतु के लिए आपको लेना है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेना, डिपेंड्स ऑन। 2 नंबर में राहु को उच्च का बोला गया है, कई जगह मिथुन में भी बोला गया 3 नंबर में, और कई जगह केतु को 8 और 9 में, और सेम ऑपोजिट ये नीच और उच्च होते हैं। डिपेंड्स ऑन आपको लेना है नहीं लेना है, ठीक है। अब ये है कि उच्च का और नीच का मतलब क्या है, ठीक है। ग्रह की एक डिग्री रेंज बताई जाती है कि ग्रह यहाँ पर उच्च का है, इस भाव में उच्च का मतलब कंफर्ट है। अब आप इसको पेंडिंग कर्मा से या आप ये जोड़ना चाहें कि पिछले जन्म के कर्म हैं, तो आपको जो भी ग्रह की प्लेसमेंट मिली है, जो भी नक्षत्र मिला है, या आपको जो भी ग्रह मिला है, वो पिछले जन्म के कर्मों से ही मिला है। चाहे उच्च का मिला है, चाहे स्वराशि, चाहे नीच, कुछ भी मिला है, ठीक है। स्पेशली ये बोल देना अरे शनि उच्च का है या मंगल उच्च का है, आपको तो ये आपके नहीं, पेंडिंग कर्मा या जो भी, या नीच का है जो भी, ये सब अभी हम 2, 4, 6 महीने की प्रेडिक्शन कर लें वही बहुत है, ठीक है। आने वाले समय की 1 साल के कर ले वही बहुत। पेंडिंग कर्मा किसने देखा कि कौन सा पेंडिंग कर्मा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि कोई ग्रह नीच का होता है तो उसके पीड़ा में, एफ्लिक्शन में एक पॉइंट ऐड होता है कि कोई ग्रह नीच का हो गया। कोई ग्रह उच्च का हो गया तो मतलब उसकी शुभता में, अच्छे होने में एक पॉइंट ऐड हो गया। तो कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में अगर नीच का हो जाता है, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 हाउस, ठीक है, जो केंद्र होता है, त्रिकोण 1, 5, 9, अगर कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में नीच का होता है तो इतना एफ्लिक्शन नहीं आता, केंद्र त्रिकोण में आके थोड़ा वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन पीड़ा तो हुई उसको, वो पापी तो बना, पीड़ा तो उसको हुई। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो जिस भाव में वो नीच का होता है, जैसे एक सिंपल सा मेरे को आप सब जब बताइएगा, सैटर्न 69, 70 में नीच के थे, 68 मिड, 69 और 70 में। जिस तरह से नीच के बारे में फल बोले जाते हैं, अरे ग्रह नीच का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो 68 मिड, 69, 70 वालों के तो फिर करियर नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सैटर्न तो कर्म के कारक थे, फिर तो करियर होने ही नहीं चाहिए थे उन लोगों के। एक बहुत ही सिंपल सा जो नीच नीच करके उसको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, क्या 2.5 साल तक सैटर्न जब नीच के रहेंगे तो क्या उन लोगों के, उन जो नीच लेके पैदा हुए हैं, उनके कर्म स्टार्ट नहीं होंगे, वो करियर स्टार्ट नहीं करेंगे? एक सिंपल सा एक लॉजिक है। अब होता क्या है, कोई ग्रह जहां भी नीच का होता है, जिस भाव में नीच का होता है, पापी हो गया, एफ्लिक्शन हो गया उसको, पीड़ा हो गई उसको, तो जिस भाव में है उस भाव से संबंधित जो इमोशनल चीजें होते हैं, लिविंग थिंग, उनसे संबंधित हमें दिक्कत दे देता है। लिविंग थिंग मतलब मदर रिलेशनशिप हो गए, इमोशनल रूप से जिससे हम जुड़े हुए हैं, मानसिक, जैसे चौथा घर है, चौथा घर में आप लिविंग थिंग क्या लोगे, मदर लोगे, मानसिक पीड़ा लोगे, सुख लोगे, जो हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेम विद नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी, शनि के कर्म का कारक है, करियर का कारक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं देगा चौथे घर में अगर नीच का ग्रह बैठ जाता है। सिंपल सी बात है। तो मदर की हेल्थ को दिक्कत देगा या मदर से दूरी दिखा देगा? मदर से हेल्थ इश्यू दो ही होते हैं ना, एक तो मदर को हेल्थ इश्यू है या आप मदर से दूर रहते हैं किसी काम की वजह से, या आपको मानसिक सुकून नहीं है, शांति नहीं, ठीक है। लेकिन वही शनि नीच का होके केंद्र में बैठा है तो अपने कार तत्वों से संबंधित दिक्कत नहीं देगा, करियर बढ़िया देगा। तो ये नीच का कॉन्सेप्ट समझ आया? थोड़ा आगे हम एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, ऐसा नहीं कि मैं इनमें एग्जाम्पल चार्ट नहीं लूंगी, लेकिन मेरा बहुत सिंपल सा है कि जो 2.5 साल तक शनि नीच के रहेंगे तो क्या उन लोगों के करियर नहीं होंगे? जो नीच को इतना बोलते हैं पर, अरे मेरा नीच का, मेरा नीच का, मेरा पंचमेश नीच का, मेरा सप्तमेश नीच का है, वो गलत नहीं है, लेकिन एवरी टाइम नीच का केंद्र में ग्रह बैठा हो, नीच की दशा में आपको अगर चौथे घर में केंद्र में बैठा है, पहले वो क्या बन के बैठा है वो मायने रखता है, लेकिन सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चौथे घर में नीच का शनि बैठा है, अपनी दशाओं में गाड़ी देगा, घर देगा, कंस्ट्रक्टेड हाउस देगा, सब देगा, लेकिन मानसिक पीड़ा भी देगा और माता से दूरी भी देगा, ठीक है। क्योंकि वो नीच होके बैठा है। नीच मतलब पीड़ा, पीड़ा। अस्त मतलब पीड़ा, वक्री मतलब पीड़ा, उनको पीड़ा आ रही है, थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं अपने रिजल्ट देने में, और अधिकतर अस्त में वो खुद के एसेंस को खत्म करते हैं, और नीच में वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित
लिविंग थिंग से थोड़ी दिक्कत इशू दे देते। मतलब अस्त में खुद को अफेक्ट होता है, खुद की बॉडी अस्त को। मतलब सूर्य के नजदीक चला गया तो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे, अपने रिजल्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, सेम विद वक्री, कि मुझे तो करना ही करना है, फैल जाना, मतलब होता है ना कि माँ बाप नहीं तो बच्चे एकदम लो। ठीक है, वक्री। और नीच का मतलब है कि उसको एफ्लिक्शन आ जाना, वो पापी पीड़ा में आ जाना। तो पीड़ा का मतलब है कि जो हमें पीड़ा, पीड़ा कैसे होती है? पीड़ा होती पीड़ा है तो जो लिविंग थिंग्स को ही होगी, राइट? सो जो लिविंग हमसे थिंग्स को इमोशनली होगी। जुड़े होते हैं। अधिकतर पीड़ा शरीर, हमारा बॉडी, हमारे रिलेटिव, हमारा सुख। सुख हम्म मतलब शारीरिक सुख या मानसिक सुख। ठीक है, तो लिविंग थिंग में दिक्कत देते हैं, नॉन लिविंग थिंग में पापी ग्रह दिक्कत नहीं देते हैं। सेम सैटर्न नीच का हो तो थोड़ा ज्यादा हो गया, जुपिटर नीच का है तो वो भी पापी हो गया, लेकिन जुपिटर अलग डिलीवर करेगा क्योंकि वो शुभ ग्रह होके पापी हुआ है। शनि नीच का होके, शनि ऑलरेडी मैलेफिक प्लेनेट है। ठीक है, तो डिफरेंट उनके रिजल्ट है जो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में करेंगे। बट ये बोलना कि मेरा वो नीच का तो मेरे को हमेशा ही दिक्कत देगा, नहीं। डिफरेंस को समझिए आप। आपके पास कुंडलियां होंगी, यहाँ जो भी बैठे उनके पास कम से कम 15-20 तो कुंडलियां हमारे पास होती है, हम इतनी इकट्ठी कर लेते हैं इन दिनों में। प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए जो कर सकते हैं, मेरे लिए इजी नहीं है पढ़ाना वीडियो बंद के साथ में। अगर आप लोगों का आज वीडियो इशू है तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करके मेरे पास आइए। जो मुझे 2-3 लोग बोल चुके हैं उनको मैं कह सकती हूँ कि आज नेक्स्ट क्लास में अपना करके आइए आप अपना। तो नीच का मतलब यही है कि वो कंफर्ट नहीं है, उस कंफर्ट में नहीं है, पीड़ा में आ रहा है। कोई भी ग्रह अस्त होता है, वक्री होता है, नीच का होता है, शत्रु राशि में आता है, तो उतना उतना उसको पीड़ा मिल रहा है और पीड़ा का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? ये कैसे क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज क्लियर हो जाएगा। आप अपने पास कुंडलियां इकट्ठा करिए, ठीक है, उनमें देखिए कि कैसे वो नीच का फल एवरी टाइम दे रहा है और कैसे वो उच्च का फल एवरी टाइम दे रहा है। ठीक है, वो हमें देखना होगा। और वो कुंडलियां हैं मेरे पास, अपन धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अंदर क्लियर होना चाहिए कि वह अस्त का मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि हम मैक्सिमम यही फंसते हैं। हम यही सोचते हैं कि ये अस्त हो रहा है, ये इधर ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा क्या होगा? मेरे 8 ग्रह, 4 ग्रह यहाँ बैठे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? मेरा क्या हो? ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके रिप्लाई नहीं है, लेकिन आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हो वो है। ठीक है, तो ये अभी इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? अस्त, वक्री, नीच एंड सेम विद उच्च। उच्च अच्छा है तो उच्च तो अपने अच्छे फल देता ही है, लेकिन उच्च का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी का सूर्य 1 नंबर मेष में उच्च का होगा, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच जिसका भी जन्म है वो उच्च का सूर्य लेके पैदा हुआ है। ठीक है, उच्च का मतलब सूर्य क्या है? अब जैसे जैसे ग्रह भी इनमें आए, सूर्य फेम है, फादर है, सरकार है, यही है, कॉन्फिडेंस है, स्वाभिमान है, ये सूर्य है। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है ना, तो सूर्य जो स्वाभिमान, जो कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत है। ठीक है, जिनका उच्च का सूर्य देखोगे या जिनके लगन में आप सूर्य देखते हो, उनको थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे ईगो इशू जिसको बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, हर्ट हो गया, किसी से हेल्प लेने में, झुकने में दिक्कत है। सूर्य फर्स्ट नंबर मतलब पहले घर में हो या मेष राशि में हो। ठीक है, यही है सूर्य अगर मेष राशि का 6, 8, 12 में आ जाता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। समझे आप? वो जो केंद्र त्रिकोण में, क्यों केंद्र त्रिकोण को लक्ष्मी और विष्णु स्थान बोला गया है, अच्छा भाव बोले गए हैं, क्योंकि उनमें ग्रह फल अच्छे देते हैं। और 6, 8, 12 में आके ग्रह की जो एनर्जी है थोड़ी दिक्कत में आ जाती है। अब किसी का जो गुरु 4 नंबर का है उच्च का, बहुत ज्ञान, उनको बहुत ज्ञान है और ज्ञान देने की भी बहुत आदत है, क्योंकि क्यों लोग आते ही उनसे ज्ञान लेने या राय लेने के लिए। ठीक है, तो उनको बहुत ज्ञान होना, उस ज्ञान का अहम भी होना कि मुझ में ज्ञान है। ठीक है, और लोगों को ज्ञान भी बहुत देना। थोड़ा सा भी जुपिटर का एफ्लिक्शन आ जाए ना, थोड़ा सा ही भी, तो ऐसे लोग होते हैं ना एवरी टाइम बेवजह ज्ञान देते हैं। राहु केतु देख ले, राहु केतु के साथ आ जाए शनि का, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना कि सब जगह सबको होते हैं ना कि ज्ञान देते रहते हैं हर टाइम, क्योंकि ज्ञान तो अंदर भर गया, उच्च का विजडम तो इतना आ गया। अब वो एफ्लिक्शन में आ जाए तो बेवजह ज्ञान देना। और अगर केंद्र त्रिकोण में विदाउट ऐसे एफ्लिक्शन हो तो लोग उनसे चल के राय मांगने आते हैं कि हमें ये बता दो, हमें ये बता दो, हमारे मतलब
ये डिफरेंस है। ठीक है, बुध उच्च का हो गया। बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? कैलकुलेशन। बुध क्या है? कम्युनिकेशन। बुध क्या है? आपका जितना भी आप ट्रेडर, बुद्धि वैश्य है, ट्रेडर है बुध। ठीक है, तो हर चीज में ट्रेडिंग का दिमाग, मतलब ट्रेडिंग अपन, मतलब बुद्ध क्या है? हर चीज में देखना कि कैसे मैं इसमें काम निकाल सकता हूँ, कैसे मैं कर। केंद्र त्रिकोण में तो पॉजिटिव वे से, और 6, 6, 8, 12 में हो जाते हैं तो नेगेटिव वे से। ठीक है, क्यों? कि बुद्ध इज ट्रेडर, तो ट्रेडर अपनी देखना। बुद्ध मतलब ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना, बुद्ध क्या है? छोटी छोटी चीजों का कारक है। हम लोग ना, कुछ लोगों का नेचर होता है कि ना, उच्च और नीच के बुद्ध में डिफरेंस बता रही हूँ। जब उच्च का बुद्ध होता है ना, तो हम कुछ लोग जो चीजें इग्नोर नहीं कर पाते, हर चीज को, जैसे अच्छा ये फोन ऐसे रखा हुआ है, इस गिलास को ऐसे रखना है, हर चीज का हिसाब करना, हर चीज को बारीकी से देखना, उच्च का बुद्ध मतलब बारीक। ठीक है, बच्चा है ना, हर चीज को कैच करता है ना जल्दी, जैसे अपना छोटे बच्चे कहते हैं सेम। उच्च का बुद्ध है, 6 नंबर का बुद्ध, और बढ़िया भावों में बैठा है, तो आप देखेंगे वो लोग जो हर बात पे कैलकुलेशन लिखते हैं, 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं, कैसे ये चीज हुआ, कैसे इसको रखा गया, बहुत बारीकी से सोचना। वही किसी का 12 नंबर का पाइसिस का बुद्ध है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बारीकी से चीजों को देखते नहीं। आप उच्च के बुद्ध वाले को कोई बात बताओ कि ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, यहाँ छप गया। अब नीच के बुद्ध वाले को बताओ, 4 बार वापिस आके पूछेगा तूने क्या बताया था, क्योंकि वो बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहा है। बुद्ध का है बुद्धि, तो रिलैक्स है, मुझे कुछ करना। आप उसको एड्रेस लिख के देना पड़ेगा, उच्च के बुद्ध वाले, सॉरी नीच के बुद्ध वाले को, ये अपना पर्ची संभाल के रखा, और उच्च के बुद्ध वाले को छप गया यहाँ पर। ये बुद्धि का डिफरेंस। ठीक है, तो ये समझ आया कि उच्च ग्रह और नीच ग्रह। चंद्रमा नीच का है या उच्च का है। अब राशियों की एनर्जी, हमें अगली क्लास में हम राशियों की एनर्जी समझेंगे कि कैसे राशियों की एनर्जी होती है। ठीक है, तो उच्च का होता है 2 नंबर साइन में, 2 नंबर साइन अर्थ, 2 नंबर साइन ट्रेडिंग। मून खुद ट्रेडर है। ठीक है, लेकिन मून, सबसे पहले मून के लिए एक ही चीज बोलते, मन, मन का कारक, मनस। ठीक है, सेम नीच का मनस है ना। तो वृश्चिक साइन क्या है? वृश्चिक साइन है का जल है, खड़ा हुआ जल, जो अपने तालाब का जल, झील, जो खड़ा हुआ जल होता है। ठीक है, और तो वृश्चिक साइन क्या है कि नीच का किसी का होता है, तो खड़ा हुआ जल कैसा होता है? अगर मैं गिलास में 4 दिन पानी रख दूं तो काई आ जाएगा ना, उसमें आ जाएगा ना। सेम, अब अगर मून वृश्चिक में है तो उनसे पुरानी बातें भूली नहीं जाती, पुरानी बातों को लेके खड़े हैं वो आज भी, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लड़ाई होती है तो पुरानी बातें वापस लेके खड़े हो जाते हैं कि वो बात थी तो इसलिए मेरे लिए लड़ा था। मून विद केतु, मून इन स्कॉर्पियो, तो ये डिफरेंस है। उच्च, अब क्या है? मून है इमोशन, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, आप सबको पता है, पूर्णिमा और अमावस के दिन चलता है। तो जब मान लो किसी का इमोशंस है ना हमारे, तो मून अगर उच्च का है तो आप देखेंगे कि बहुत इमोशन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 15 पूर्णिमा के दिनों में अपने को समुद्र के पास नहीं जाने दिया जाता ना, हाई टाइड्स होती है ना। ठीक है, तो इमोशन कितने हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, मून नीच का है तो इमोशन, मतलब उच्च का मून भी अच्छा, मेरा कहने का मतलब है ग्रह उच्च का भी बहुत बढ़िया नहीं होता, ग्रह नीच का भी बहुत बढ़िया नहीं होता। उच्च का मतलब वो चीज लेवल हाई हो गया, उसको संभालना जुपिटर है तो ज्ञान को संभालना मुश्किल है, सूर्य है तो ईगो को संभालना मुश्किल है। सिर्फ एक सैटर्न के मामले में ये उल्टा होता है, सिर्फ एक सैटर्न के मामले में। क्यों? सैटर्न अगर उच्च का है, अब सैटर्न दर्द का कारक है, रोग का कारक है, दुख का कारक है, लेकिन सैटर्न जिनके उच्च के हैं 82 हाफ से लेके 83, 84, 54, 55 के जो लोग बोर्न हैं, उनके आप नेचर देखो। उच्च का सैटर्न अगर हो जाता है तो उनमें अगर अफ्लिक्शन ना हो, मैं यहाँ बिना अफ्लिक्शन की बात कर रही हूँ, अगर उच्च का हो जाता है तो वो लोग दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों को हेल्प करने वाले, सेवक को देखने वाले। नीच का हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप कर्ज, ये दिक्कत लेके आए हो कि आपसे सेवा हो नहीं रही है। तो सिर्फ सैटर्न के मामले में ये उल्टा होता है, बाकी किसी के मामले में ये ऐसे नहीं रहता। तो उच्च का मतलब इमोशन ज्यादा, जो मून है तो, जुपिटर है तो
ज्ञान ज्यादा, सूर्य है तो ईगो ज्यादा, 6 नंबर सॉरी बुध है तो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना, मतलब एक्सेस में। जब मेरे पास उच्च की बुध आ जाए, मेरे पास कुंडलियां आती हैं, उच्च का बुध आ जाता है तो मैं बोल, और थोड़ा सा फ्लिक्शन चाहिए उसको, थोड़ा सा उसको फ्लिक्शन आ जाए ना, मैं सीधा बोलती हूँ इसको थोड़ा कम चला लिया करो, थोड़ा इसको शांति दे दो, क्यों इतना चला रखा है इसको। वो कहता हाँ मैडम नींद नहीं आती, इतना चला रखा है मैंने इसको। तो मैं सीधा ही बोलती हूँ उच्च का बुध और थोड़ा सा फ्लिक्शन चाहिए, एक ग्रह देख ही ले बस, काम सही है। उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना बढ़िया तरीके से कर रखा है ना, खुद ही ना संभाल पा रहे। ठीक है, तो ये ग्रह मंगल उच्च का है, मंगल ब्लड है, एग्रेशन है, सेनापति, आर्मी कमांडर। ठीक है, तो मंगल जब उच्च का होता है तो क्या, लड़ने के लिए एवरी टाइम तैयार है। ठीक है, ब्लड एनर्जी ज्यादा है ना, उसको ड्रेन कैसे करें। तो जिन जिन लोगों के आप उच्च के मंगल देखते हैं उनको बोलिए फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा जाइए, जिम जाइए, बच्चे हैं तो स्पोर्ट्स में जाइए, वो चैनलाइज होगा वैसे, क्योंकि लड़ना तो है ना आर्मी कमांडर को। ठीक है, और जिनका नीच का है, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो है, आलस से। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस आता है ग्रहों के उच्चता और नीचता में। अब अच्छा बुरा, अगर ग्रह वही केंद्र में नीच का भी हो जाए, त्रिकोण में नीच का हो जाए, तो वही नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग वाला। ठीक है, और 6 8 12 में हो जाए तो ठीक कहा गया, इतना बुरा नहीं कहा गया। उसका भी यही रीजन है, वैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 8 12 में भी नीच का हो तो एक तो वो छठे भाव में आ गया, नेगेटिव पॉइंट, फिर वो नीच का हो गया, फिर एक और उसको नेगेटिव पॉइंट प्लस हो गया, है ना। तो वैसे वैसे उसका पीड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हुआ सबका। तो कहां पर कितना हमें चीजों को यूज करना है और कहां पर नहीं यूज करना है, यही ज्योतिष है, कि कितना तरीके से हमें मैं आपको जो तरीका दूंगी वो आपका नहीं होने वाला, 2 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा आपका वो तरीका, आपने अपना ही तरीका बनाना है प्रेडिक्शन निकालने का। हाँ, लेकिन इसका बस एक ही है कि मैं एक तरीका आपको दे रही हूँ, उसके बाद सर्च करिए। सब मैंने भी सब किया है, ऐसा नहीं कि मैंने अष्टक वर्ग नहीं पढ़ा है, या मैं बाधक नहीं पढ़ती हूँ, या मैंने कभी ये सब नहीं पढ़ा है, चलिए सब पढ़ा है मैंने। लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ आया कि मैं जितने पैर फैला रही हूँ मैं उतनी प्रिडिक्शन कम कर रही हूँ, मैं थोड़े कम ही पॉइंट्स ले लूँ ना। ठीक है, निकालना तो प्रिडिक्शन ही है। तो ठीक है, अब आता है कि ग्रहेशन चलती है जब, तो हम उनसे पूछते हैं आपका ये ऐसे चल रहा, मतलब आपका नेचर जब पकड़ना होता है, स्वभाव जब हमें पकड़ना होता है, तो ये अस्त उच्च के जो मैंने आपको वो स्वभाव में पकड़ते हैं हम लोग। कैसे, किसी का अगर लग्नेश उच्च का है, ठीक है, उच्च का होके लग्नेश केंद्र में बैठा है, केंद्र मतलब बढ़िया सिचुएशन, तो आप क्या कहेंगे, आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा कम रहा है, स्वास्थ्यिक रूप शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं। ठीक है, वही आपका लग्नेश नीच का होके बैठ जाए, बैठे केंद्र में बैठे कहीं बैठे, लग्नेश आपका नीच का होके बैठ गया, बचपन से जीवन में संघर्ष है या नहीं है, ये जवाब तो आप सभी दे दोगे, क्योंकि वो है ना। तो जब हम किसी का स्वभाव निकालना क्यों जरूरी, मैं क्यों सिखाती हूँ स्वभाव निकालना, क्योंकि कई बार क्या होता है कुंडलियां 10-15 मिनट पे डिफरेंस पे चेंज हो रही होती हैं, कई बार कुंडलियां नहीं पता होती हैं, तो हमें अगर राशि और ग्रह से स्वभाव पकड़ना आ जाता है तो हम बता सकते हैं कि भाई कुंडली तेरी ये है। ठीक है, तो स्वभाव मैं हमेशा क्यों पकड़ना सिखाती हूँ, शक्ल देखना कुंडली देखते ही, क्योंकि जो सामने वाला जातक कई बार क्या होता है कि जो बैठा होता है वो कुंडली में दिखना चाहिए कि कुंडली में शक्ल उसकी ऐसी है, उसका स्वभाव बोलने का तरीका उसका ये है। तो ये जो मैंने इतना बताने की जरूरत नहीं है, अस्त की प्रिडिक्शन क्या बताना है, वक्री की प्रिडिक्शन क्या करनी है। जब प्रिडिक्शन हम कुंडलियां देखते हैं दशाओं में तो हम उनको नहीं बोलते हैं ना, दशाओं में तो जातक यही पूछेगा ना मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर होगा, शादी कब होगा। शादी में हम ये बोलेंगे तुम्हारा उच्च का है ये, क्यों बोलेंगे, शादी तुम्हारा ये पीरियड है, इस टाइम पे तुम्हारा शादी होगा। ठीक है, लेकिन जब हम नेचर निकालते हैं, स्वभाव सिर्फ जातक का नहीं निकलता है, मदर का स्वभाव कैसा है, स्पाउस का स्वभाव कैसा है, संतान का स्वभाव कैसा है, फादर का स्वभाव कैसा है, वो सब करते हैं। तो कुंडलियां, ऐसा तो नहीं था हर बार आपके पास कुंडली और टाइम एकदम एक्यूरेट आए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार 10 से 20% चार्ट ऐसे आते हैं कि टाइम एक्यूरेट नहीं होता। तो जो मैं ये स्वभाव पकड़ना, जो मैं ये ग्रह उच्च नीच के नेचर पकड़ना बता रही हूँ, वो सिर्फ आपकी प्रिडिक्शन की हेल्प करने के लिए।
ये ग्रह के उच्च नीच के जो नेचर है, ये हमको आपने पीपीटी में बनाया है इसका मतलब ग्रह नहीं, वाइज? ग्रह उच्च नीच के मैंने नहीं, मैंने अस्त के बताए हैं, वक्री के सिंपल मैंने एक नियम बता दिया आपको। वक्री का मैंने इसलिए बताया क्योंकि वक्री कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होता क्या है। उच्च नीच में सिर्फ जो कार तत्व है उसमें बढ़ोतरी हो गई और नीच जो कार तत्व है उसमें थोड़ी कमी आ गई, बस बस बाकी हो गया। अगर क्या फल है तो मैंने आपको बताया, चौथे घर में नीच का शनि आ जाए तो लिविंग थिंग फल ये आएंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग वाले डिफरेंस आएगा। एस के मेहता सर का रूल है। ओके। तो हमें उच्च नीच में अस्त में ये देखना है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अस्त में ये देखना है कितना कारक तत्व वो अपना डिलीवर कर पा रहा है। क्योंकि सूर्य के नीचे आ गया ना, बच्चे कितनी उनमें एनर्जी है, बच्चों में कितना स्ट्रेंथ है, वो तो जब वो तो बड़े डिलीवर कर पा रहा है मतलब अगर फादर जैसे के कि नीचे क्या, फादर के नीचे क्या सब कुछ, जब आप छोटे थे तो सब कुछ कर पा रहे थे आप? नहीं, तो सूर्य के नीचे अगर कोई ग्रह आ जाता है, अस्त का मतलब क्या समझाया मैंने कि वो ग्रह आ जाता है सूर्य के पास में, फादर के नीचे आने से वो एक्चुअल वैसे डिलीवर नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए, जितनी उसमें एबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उतना उसको वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये क्यों समझाया ताकि आप लोगों को याद रहे। मतलब तो ये है कि कारक तत्वों में, अगर सिंपल सी बात कहूं तो मतलब तो ये है कि अपने कारक तत्वों में वो थोड़ी कमी कर रहा है, मतलब तो उसका यही है। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन क्यों किया, ताकि आपको याद रहे। ओके। हाँ जी ममता जी। मैम जय श्री कृष्ण मैम। मैम ये अगर सूर्य के पास में अगर शुक्र ही आ जाए, मतलब अस्त हो जाए शुक्र, तो मैम वो उसमें राजा जैसी क्वालिटीज नहीं आ जाएंगी? आ सूर्य तो जाएंगी, राजा है। वो आएगी राजा जैसी क्वालिटी, क्यों नहीं आएगी। मैं ये कह रही हूँ कि फादर जैसा आपको चलाना, जैसा सूर्य का, देखिए अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जैसा आपका फादर का नेचर वैसे आपके संतान होता है ना, ये फर्क पड़ता है ना फादर के। हाँ। अगर वो सूर्य नीच का है तो आपका ग्रह अस्त हो गया, वो सूर्य 6 8 12 में बैठा है तो आपका ग्रह अस्त हो गया, वो सूर्य अफ्लिक्शन में है तो आपका ग्रह अस्त हो गया। तो उसके डिलीवर करने में उतना ही दिक्कत आएगा, सॉरी जो ग्रह अस्त हो रहा है उसमें उतना ही दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। एक सिंपल सा तरीका है ये, और ये बुक्स में भी लिखा है, मैंने नहीं, साफ लिखा है। अस्त का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 5 डिग्री अस्त का है, लेकिन अगर सूर्य खुद खराब हो जाए और फिर कोई ग्रह अस्त हो जाए तब फिर भी दिक्कत दिखाता है, तब दिक्कत दिखाता है। तो आपको इसको समझने के लिए मैंने सिर्फ ये आपको तरीका बताया है। हाँ, जब वो नीचे आता है ना, एक सिंपल सी बात है, जब फादर, लेकिन बच्चे अपनी, भले ही फादर के साथ रहे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो छोड़ते तो नहीं ना, वो मेहनत तो उसी तरह से कर तो रहे होते हैं ना, उनकी एनर्जी तो वैसे ही, काम तो वो वैसे ही कर रहे होते हैं ना, मैंने तो साफ ऐसा बोला। बोल सकते हैं कि बचपन में जो जातक है, अगर बुध अस्त हुआ है तो बचपन में वो पर्टिकुलर जातक का बुद्धि इतना नहीं चल रहा है तो उसको पढ़ाई हाँ, लिखाई में मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। ज्यादा, हाँ पर क्यों नहीं कह जैसे सकते। जैसे वो बढ़ते जा रहा है, एक्सपीरियंस लेते जा रहा है, देन फिर वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तभी मतलब करने हाँ लायक हो गया है, तो तभी हाँ, उसकी क्यों अस्त नहीं की कह सकते। असर कम हो जाती है। हाँ, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, अब उससे आप कितनी प्रिडिक्शन निकाल पाते डिपेंड्स ऑन यू, है ना। मैंने एक आपको अस्त का एक मैंने एग्जाम्पल के साथ क्यों समझाया, ताकि आप समझ सको कि हम इसको खुद कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचुरल है ना, मैं 4 बात बोलूंगी, मेरे स्टूडेंट उसमें 2 और ऐड करेंगे, वो और 2 ऐड करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए मैंने इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाया है कि आप खुद इसमें कितना ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एज के साथ वो ग्रो करेगा, ममता जी ने बोला सूर्य है तो राजा के समान कुछ राजसिक उसके गंध गुण आएंगे, तो आप लोग अपनी बुद्धि और इंटेलिजेंस के हिसाब से उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। बस मेरा क्या ध्येय है, आप बेसिक नियम समझ लीजिए कि अस्त क्या होता है, वक्री क्या होता है, उच्च क्या होता है, नीच क्या होता है। प्रिडिक्शन तो आप ही को निकालना है, मुझे नहीं निकालना है। प्रिडिक्शन तो आप लोगों को निकालना है। मेरा मतलब है कि आपको बेस क्लियर हो जाए कि ये डाउट ना रहे, अरे अस्त क्या होगा, अरे वक्री, इसलिए फर्स्ट क्लास में मुझे ये डाउट क्लियर करने जरूरी थे। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना इस पे सर्च कर सकते हैं या कितना काम कर सकते हैं, कितना इसमें से आप प्रिडिक्शन निकाल पाते हैं। सिंपल सी बात है ना, हम एबीसी सिखा सकते हैं, सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमने सारा पढ़ना तो उसको ही है ना, मैम वही। हाँ जी नीलम जी। मैम ये भी बोल सकते हैं ना कि सूर्य की वजह से भी वो अस्त हो रहा है, मतलब सूर्य के ताप से वो जल रहा है ग्रह। ये मैंने बोला ना, सूर्य की अग्नि से वो अपना एक्चुअल अग्नि से जल हाँ मैंने बोला आपको, ये भी कह सकते हैं नीलम जी, कह सकते हैं।
अच्छा मैम, ये भी है कि जैसे कि अपन ये, मैं क्वेश्चन ही भूल गई, फिर याद आएगा तो मैं पूछती। कोई सॉरी। लिख के सही, रखिए नीलम जी, ये नेक्स्ट बुध टाइम। का अस्त होना, सही टाइम पे सही वर्ड लफ्ज ना निकलना, सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, वो भी हो सकता है, बुध राइट? जिनका भी अफ्लिक्शन में है, बुध जिनका भी अस्त है, बुध जिनका भी केतु और सैटर्न से दृष्ट है, बुध जिनका भी 6, 8, 12 में बैठा है, उनको सही समय पे सही लफ्ज नहीं आना, कम्युनिकेशन में दिक्कत होना, सही क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं होना, वाणी में उतनी पकड़ नहीं होनी। अगर शुक्र से संबंध बन जाए तो पकड़ है, नहीं बने तो ऐसे वो डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि हमें क्या रखना है, एक्चुअल ग्रह की एनर्जी को याद रखना है, एक्चुअल। इसलिए मैं प्रिडिक्शन बता सकती हूँ, 4 से 10 बता सकती हूँ, लेकिन उसको 20 तो आप लोग करेंगे ना, ठीक है? तो बुध मेन, हमें सिर्फ ग्रह का 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं। ग्रह है क्या? ग्रह युवराज है, ग्रह कम्युनिकेशन है, वैश्य है, ठीक है, बुध, ठीक है, ट्रेडर है, वाणी है, और वे स्टीम का नर्वस सिस्टम का कारक है। नर्वस सिस्टम का कारक बनता है, इतना, ठीक है। अब जैसे अस्त है तो ये में कमी है, उच्च है तो इनमें बढ़ोतरी है, वक्री है तो इसके लिए जिद्दी है, करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, चाहे कैसे ज्ञान लेना है, बुद्धि चलानी चलानी है मुझे। तो वैसे वैसे उनका डिफरेंस बढ़ जाता है, लेकिन हमको मेन एसेंस समझना है, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बुध चौथे में होता है तो ये होता है, 4 मैं आपको बता दूं, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, 4 मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने वो 4 निकाले कैसे, फिर कोई फायदा नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि मैंने वो प्रिडिक्शन कैसे निकाला। अब मेरे पास आज 10 पॉइंट लिखे होंगे, कहीं किसी किताब में मेरे 20 पॉइंट लिखे होंगे, मैंने निकाले होंगे कभी, कोई फायदा नहीं है आपको देने का। रीजन आपको मेन पता होना चाहिए कि बुध मंगल के साथ में, बुध शनि के साथ में, बुध पाप ग्रहों के साथ में जब आता है तो पीड़ा वो अपने कार तत्व कम, मंगल के साथ आ जाए, ये जो वाणी है थोड़ी हार्ड होती है ना, जिसको बोलते हैं हस्की, थोड़ी मोटी, जिसको वैसे बोलने लग जाता है, ठीक है। शनि के साथ में आता है, केतु के साथ में आता है तो रुक रुक के, ठीक है, मेरा दृष्ट करता हकलाती। है हाँ, मेरा केतु बुध को, तो मैं थोड़ा कई वर्ड्स में हकलाती हूँ, है तो है। तो आपको मेन एसेंस समझना है कि प्रिडिक्शन निकालनी कैसे है। प्रिडिक्शन तो मैं 20 बता दूं, कोई फायदा नहीं है, हर जगह प्रिडिक्शन बताई जा रही है, यूट्यूब पे देखिए, खोलिए, बुध 4th हाउस में क्या करता है और पंचम हाउस में बुध क्या करता है। आपको तो एसेंस जानना है ना कि आखिर हमें प्रिडिक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। सब मैडम जगह बुध के तो मैंने भी महसूस किया है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ मैं, हाँ, एक्चुअली दिमाग में कुछ अलग रहता है और बोल ही नहीं पाती हूँ मैं। केतु क्यों, अब क्यों ये आता है, अब आप सबके लिए कैसे, अब आपका बुध केतु साथ बैठा है नीलू जी, यस, हाँ, तो यस बुध मैम। केतु साथ बैठने से इनका ये है कि एक्चुअल नहीं, वो इतना, अब आज अब दृष्टियां भी आज ही कर लो, जब इनके एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देती हूँ, हम फिर भी साथ आगे भी करेंगे। जब कोई ग्रह साथ बैठा, दृष्टि और ग्रह के साथ बैठने में क्या डिफरेंस है, एक बहुत सिंपल सा, नीलू जी को आप कभी भी आगे क्वेश्चन पूछेंगे देखेंगे कि चल बहुत रहा है पर वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते, हाँ, मतलब डिलीवर नहीं। क्वेश्चन पूछते पूछते ना वो पूरी बात नहीं कह पाते, वो पहले भी मेरे बैच में है इसलिए मैं उनको जानती हूँ, ठीक है। इनका बुध केतु साथ बैठा है, तो केतु क्या है, डिटैचमेंट, केतु क्या है, ब्रेक, केतु पाप ग्रह है, बुध वाणी के साथ में बैठा है, कम्युनिकेशन के साथ में बैठा है। नीलू जी ट्रैवल, नीलू जी जब भी कोई ट्रैवल में जाते होंगे तो कोई दिक्कत आता होगा, कोई ना बिल्कुल कोई, आती है। क्यों, बुध ट्रैवल का कारक है, ठीक है, वो साथ बैठा है। अब मैं बुध दृष्ट केतु से दृष्ट है मेरा, अब कोई केतु की दृष्टि लेता है नहीं लेता है डिपेंड्स ऑन यू, मैं तो लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा बुध केतु से, तो मेरे को हर वक्त बोलते हुए दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स में मुझे दिक्कत है, मुझे एवरी टाइम बोलते हुए दिक्कत नहीं है, या बात करते हुए हर टाइम दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे मेरे से प्रोनाउंस होते ही नहीं है, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ, सुन लूँ कितनी बार भी नहीं होते मेरे से, या कुछ वर्ड्स में मेरे को बोलने में। तो ये दृष्ट का और साथ बैठे का डिफरेंस है, जो हमेशा कहते हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं हम दृष्टि का क्या फर्क है, यही फर्क है, ज्यादा इंपॉर्टेंस साथ बैठे को देते हैं, फिर दृष्टि का वो फल आता है।
हाँ जी स्नेहलता जी पूछिए। सर मैम यही बुध के ट्राइन में होता है, बुध केतु तो भी हाँ जी ट्राइन उससे का असर अलग। आता है क्योंकि सेम एनर्जी है। एनर्जी मतलब तत्वा, ट्राइन तत्वा सेम होते हैं ना, अग्नि तत्व भूमि तत्व, अभी आएंगे ये सब आगे आपके। अच्छा मैम दूसरा, आप जो रेट्रोग्रेटेड प्लेनेट होता है वो बैक वाला देता है, कई लोग बोलते हैं कि सामने ऑपोजिट कर का देता है, नहीं 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 नहीं, या तो जंप कर बैक, जाता है बोलते हैं। नहीं 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 ये मैंने नहीं, इसको मैं नहीं अच्छा मानती। या तो वो देगा बैक का, या वो देगा पिछले घर का, या मतलब जो उल्टा चलता है, कोई कहते हैं पिछले घर का दे रहा है, तो उल्टा और पिछला वो दोनों देता है। या तो वो ऑपोजिट दे सकता है, या वो पिछले घर का फल दे सकता है। इसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा है, ना मैंने यूज किया। ऑपोजिट मतलब अगर 6 में बैठा तो 12th का, 7th में बैठा तो फर्स्ट, नहीं, सिक्स में बैठा तो पिछले घर का, 5th का। fifth का। ओके ओके या सिक्स में जो कार तत्व है, मान लीजिए किसी के फिफ्थ में संतान, आप कहो कि बुध आया है तो हम कहते हैं फीमेल संतान है, कहते हैं। अच्छा एक सिंपल सा आंसर है। अगर वो वक्री है तो हम कह सकते हैं मेल हो सकता है, यहाँ पर उल्टा, ये उल्टा, ठीक है। और ये अगर, अच्छा ठीक है हाँ मैम बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ बस ये कुछ मेरा एक पीड़ा का टॉपिक रहता है, आपको डाउट कर लीजिए, मैं पीड़ा बता दूंगी कि पीड़ा कैसे देखी जाती है ग्रह, और ग्रह से स्वभाव पकड़ना आ जाता है तो हम बता सकते हैं कि भाई कुंडली तेरी ये है, ठीक है। तो स्वभाव मैं हमेशा क्यों पकड़ना सिखाती हूँ, शक्ल देखना कुंडली देखते ही, क्योंकि जो सामने वाला जातक कई बार क्या होता है कि जो बैठा होता है वो कुंडली में दिखना चाहिए कि कुंडली में शक्ल उसकी ऐसी है, उसका स्वभाव बोलने का तरीका उसका ये है। तो ये जो मैंने इतना बताने की जरूरत नहीं है, अस्त की प्रिडिक्शन क्या बताना है, वक्री की प्रिडिक्शन क्या करनी है। जब प्रिडिक्शन हम कुंडलियां देखते हैं दशाओं में तो हम उनको नहीं बोलते हैं ना, दशाओं में तो जातक यही पूछेगा ना मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर होगा, शादी कब होगा। शादी में हम ये बोलेंगे तुम्हारा उच्च का है ये, क्यों बोलेंगे, शादी तुम्हारा ये पीरियड है, इस टाइम पे तुम्हारा शादी होगा, ठीक है। लेकिन जब हम नेचर निकालते हैं, स्वभाव सिर्फ जातक का नहीं निकलता है, मदर का स्वभाव कैसा है, स्पाउस का स्वभाव कैसा है, संतान का स्वभाव कैसा है, फादर का स्वभाव कैसा है, वो सब करते हैं। तो कुंडलियां, ऐसा तो नहीं था हर बार आपके पास कुंडली और टाइम एकदम एक्यूरेट आए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार 10 से 20% चार्ट ऐसे आते हैं कि टाइम एक्यूरेट नहीं होता। तो जो मैं ये स्वभाव पकड़ना, जो मैं ये ग्रह उच्च नीच के नेचर पकड़ना बता रही हूँ, वो सिर्फ आपकी प्रिडिक्शन की हेल्प करने के लिए। ये ग्रह के उच्च नीच के जो नेचर है ये हमको आपने पीपीटी में बनाया है, इसका मतलब ग्रह वाइज? ग्रह उच्च नीच के मैंने अस्त के बताए हैं, वक्री के सिंपल मैंने एक नियम बता दिया आपको। वक्री का मैंने इसलिए बताया क्योंकि वक्री कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होता है, होता क्या है। उच्च नीच में सिर्फ जो कार तत्व है उसमें बढ़ोतरी हो गई, और नीच जो कार तत्व है उसमें थोड़ी कमी आ गई, बस बस काफी हो गया। अगर क्या फल है तो मैंने आपको बताया, चौथे घर में नीच का शनि आ जाए तो लिविंग थिंग फल ये आएंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग वाले डिफरेंस आएगा। एसके मेहता सर का रूल है। ओके। तो हमें उच्च नीच में अस्त में ये देखना है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अस्त में ये देखना है कितना कारक तत्व वो अपना डिलीवर कर पा रहा है, क्योंकि सूर्य के नीचे आ गया ना, बच्चे कितना अपना, कितनी उनमें एनर्जी है, बच्चों में कितना स्ट्रेंथ है, वो तो जब वो तो बड़े होते डिलीवर कर पा रहा है मतलब, डिलीवर कर पा रहा है मतलब आप अगर जैसे कि फादर के नीचे क्या सब कुछ, जब आप छोटे थे तो सब कुछ कर पा रहे थे आप। नहीं, तो सूर्य के नीचे अगर कोई ग्रह आ जाता है, अस्त का मतलब क्या समझाया मैंने, कि वो ग्रह आ जाता है सूर्य के पास में, फादर के नीचे आने से वो एक्चुअल वैसे डिलीवर नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए, जितनी उसमें एबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उतना उसको वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये क्यों समझाया ताकि आप लोगों को याद रहे। मतलब तो यही है कि कारक तत्वों में, अगर सिंपल सी बात कहूं तो मतलब तो यही है कि अपने कारक तत्वों में वो थोड़ी कमी कर रहा है, मतलब तो उसका यही है। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन क्यों किया, ताकि आपको याद रहे। ओके। हाँ जी ममता जी। मैम जय श्री कृष्ण मैम। मैम ये अगर सूर्य के पास में अगर शुक्र ही आ जाए, मतलब अस्त हो जाए शुक्र, तो मैम वो उसमें राजा जैसी क्वालिटीज नहीं आ जाएंगी? आ सूर्य तो जाएंगी, राजा है। वो आएगी, राजा जैसी क्वालिटी क्यों आएगी, क्यों नहीं आएगी। मैं ये कह रही हूँ कि फादर जैसा आपको चलाना, जैसा सूर्य का, देखिए अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जैसा आपका फादर का नेचर वैसे आपके संतान होता है ना, ये फर्क पड़ता है ना फादर के। हाँ अगर वो सूर्य नीच का है तो आपका ग्रह अस्त हो गया, वो सूर्य 6, 8, 12 में बैठा है तो आपका ग्रह अस्त हो गया, वो सूर्य अफ्लिक्शन में है तो आपका ग्रह अस्त हो गया। तो उसके डिलीवर करने में उतना ही दिक्कत आएगा, सॉरी जो ग्रह अस्त हो रहा है उसमें उतना ही दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, एक सिंपल सा तरीका है ये।
और ये बुक्स में भी लिखा है, मैंने नहीं, साफ लिखा है अस्त का। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 5 डिग्री अस्त का है, लेकिन अगर सूर्य खुद खराब हो जाए और फिर कोई ग्रह अस्त हो जाए तब फिर भी दिक्कत दिखाता है, तब दिक्कत दिखाता है। तो आपको इसको समझने के लिए मैंने सिर्फ ये आपको तरीका बताया है। हाँ, जब वो नीचे आता है ना, एक सिंपल सी बात है, जब फादर, लेकिन बच्चे अपनी, भले ही फादर के साथ रहे लेकिन वो कर नहीं पा रहे, लेकिन वो छोड़ते तो नहीं ना, वो मेहनत तो उसी तरह से कर तो रहे होते हैं ना, उनकी एनर्जी तो वैसे ही, काम तो वो वैसे ही कर रहे होते हैं ना। मैंने तो साफ ऐसा बोला। बोल सकते हैं कि बचपन में जो जातक है, अगर बुध अस्त हुआ है तो बचपन में वो पर्टिकुलर जातक का बुद्धि इतना नहीं चल रहा है, तो उसको पढ़ाई हाँ, लिखाई में मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। ज्यादा, हाँ, पर क्यों नहीं जैसे कह जैसे वो बढ़ते जा रहा है, एक्सपीरियंस लेते जा रहा है, देन फिर वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तभी मतलब करने हाँ, लायक हो गया है, तो तभी हाँ, उसकी क्यों अस्त नहीं की कह असर कम हो जाती है। हाँ, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, अब उससे आप कितनी प्रिडिक्शन निकाल पाते डिपेंड्स ऑन यू, है ना। मैंने एक आपको अस्त का एक मैंने एग्जाम्पल के साथ क्यों समझाया, ताकि आप समझ सको कि हम इसको खुद कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचुरल है ना, मैं 4 बात बोलूंगी, मेरे स्टूडेंट उसमें 2 और ऐड करेंगे, वो और 2 ऐड करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए मैंने इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाया है कि आप खुद इसमें कितना ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एज के साथ वो ग्रो करेगा, ममता जी ने बोला सूर्य है तो राजा के समान कुछ राजसिक उसके अंदर गुण आएंगे, तो आप लोग अपनी बुद्धि और इंटेलिजेंस के हिसाब से उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। बस मेरा क्या ध्येय है, आप बेसिक नियम समझ लीजिए कि अस्त क्या होता है, वक्री क्या होता है, उच्च क्या होता है, नीच क्या होता है। प्रिडिक्शन तो आप ही को निकालना है, मुझे नहीं निकालना है। प्रिडिक्शन तो आप लोगों को निकालना है। मेरा मतलब है कि आपको बेस क्लियर हो जाए कि ये डाउट ना रहे, अरे अस्त क्या होगा, अरे वक्री, इसी फर्स्ट क्लास में मुझे ये डाउट क्लियर करने जरूरी थे। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना इस पे सर्च कर सकते हैं या कितना काम कर सकते हैं, कितना इसमें से आप प्रिडिक्शन निकाल पाते हैं। सिंपल सी बात है ना, हम एबीसी सिखा सकते हैं, सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमने सारा पढ़ना तो उसको ही है ना। फिर अपना कोई भी आप तरीका निकाल सकते हैं। मेरे को भी मेरे अगर गुरुजी ने जो सिखाया है, ऐसा नहीं कि मैं उनकी तरह ही, उनका तरीका अलग था, लेकिन उनसे सीख के बेस के लिए मैंने अपना तरीका बना लिया। तो सबको मैम आपको अपना तरीका बनाना ही पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता कोई बिना अपना तरीका नहीं बना पाए। मैम एक बात कहना चाहूंगी। हाँ मैम जी, आज जो वक्री के बारे में पढ़ा ना, तो वो थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि मेरा खुद का शनि वक्री है। पर शनि वक्री में ऐसा नहीं है मैम, मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, एक काम में 4 काम करके चलती हूँ, तो मंगल मुझे से संबंध है आपके वक्री शनि का। मंगल भी वक्री है, दोनों ही वक्री हैं। बस ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उसको क्यों उसको ओवरटेक कर रहा है। मंगल वक्री मतलब सांस ही नहीं लेना। हाँ मैम यही बात है, तो वो बहुत एक काम में 4 काम करके चलती हूँ। हाँ, और मंगल का लगन से संबंध बन जाए, मंगल का लग्नेश से संबंध बन जाए, मंगल कुंडली में वक्री हो जाए, मंगल का चंद्रमा से संबंध बन जाए, एक साथ 4 काम करना, फटाफट काम करना, रुकना ही नहीं। हाँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा-सा बहुत चेंज आज हुआ इस बात का परसेप्शन कि हाँ, वक्री वो ऐसा देखो नहीं क्या है। होता है, मैं बता रही हूँ क्या होता है। अगर मैं कोई नियम बता रही हूँ तो उस नियम को डिनाइल करने वाला भी तो कोई ग्रह बैठा होगा ना। जैसे मैंने हुँ, आपको, तो आपको सुनते ही मैंने बोल दिया मंगल है यहाँ पर, हाँ, ठीक है। जो आप में एनर्जी है वो मंगल की है, तो वो सैटर्न की आ नहीं रही है। आप समझे, हाँ, मंगल करवाता है ये काम। 4 मतलब होता है ना किचन, एक सिंपल सा, एक फीमेल के लिए किचन हाँ, का हाँ 4 मैम गैस मेरा पे, मैं किचन हाँ, का ही बोल रही हूँ मेरा, हाँ। 4 गैस पे एक साथ काम करना, इधर काट लेना, इधर वो कर लेना, इधर वो कर लेना, वो भी चल रहा है, इधर वो भी चल रहा है ना। हुँ, ये मंगल है, ये मंगल, ये सैटर्न नहीं है, तो मैम ठीक इसमें है। सैटर्न वक्री का रोल नहीं आएगा इसके अंदर। नहीं आया इसमें इतना वो, क्योंकि मंगल उसको ओवर पार कर रहा है। मैंने आपको सीधा ही बोला मंगल है यहाँ पर। हुँ, होता है कुछ ना कुछ नियम को दूसरे ग्रह ओवर पावर कर रहे होते हैं, यही तो हमें समझ आएगी ना चीज। मैंने सैटर्न रेट्रो बोल दिया, मैंने क्या बोला आपको, रेट्रो का एग्जैक्टली प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है कि किस बात पे डिपेंड है कि रेट्रो कितना हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, 1 महीना तक सैटर्न रेट्रो रहता है, ठीक है। हुँ, 1 महीना तक सैटर्न रेट्रो रहता है, द डे वो रेट्रो हुआ, मिड पीक में वो रेट्रो है और एंडिंग में रेट्रो है। पीक वाले को तो पूरे उसके फल आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग वाले को फल नहीं आ रहे क्योंकि वो मार्गी हो रहे हैं। तो यहाँ इसलिए मैं रेट्रो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, उसका रीजन ये, मुझे नहीं पता ना पीक कब है, एंडिंग कब है, स्टार्टिंग कब है।
ट्रू मैम। मुझे ये बात नहीं पता, तो इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंस, ये मेरा रीजन है उसको इम्पोर्टेंस कम देने का। कोई गलत नहीं है, अगर ब्रीथ प्रेशर होरा शास्त्र में जो भी लिखा गया है कुछ भी गलत नहीं होता, पर वो समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से चेंज हो जाता है बस। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि हम धीरे धीरे जितने टूल को सीमित कर देंगे, जितने टूल्स कम कर देते हैं ना, उतना ही उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद वक्री पे काम करिए, अस्त पे काम करिए, नीच पे काम करिए, सब पे काम करिए, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन सीधा ही आते ही अरे इसका तो पंचमेश वक्री है अब क्या करूं, फिर प्रिडिक्शन नहीं निकलना, फिर प्रिडिक्शन निकल ही नहीं सकता। ठीक है, उसको थोड़ा सरल रखिए और एकदम सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से यूज करिए। उसके बाद 1-2 महीना इसको प्रयोग करेंगे,